बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इकोनॉमी अपडेट विद शाहिद अली में खुश आमदीद। आज की अपडेट जैसे हम बताते हैं आपको कि डॉलर मुसलसल जो है वो नीचे की तरफ गामजन है जब से हमने इसको ओपन मार्केट में छोड़ा है और अब तकरीबन 262 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, जबकि आपको पता है कि ये 276 रुपये से भी ऊपर गया था और ओपन मार्केट में तो 286-87 तक गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर में काम भी हो रहा है, डॉलर अवेलेबल भी है मार्केट में और उसकी वजह से हमारी सप्लाई चेन बेहतर हो गई है, काफ़ी एलसीज़ रिलीज़ हो गई हैं। लेकिन रिज़र्व चूँकि अभी तक हमारे वो वहीं पर हैं, उसमें कोई खातिर खा बेहतरी नहीं आई। एक मामूली सी कोई पेमेंट आई थी तो थोड़े बहुत हो गए, लेकिन वो अभी भी 3 बिलियन के आसपास ही हैं। इसलिए जो इश्यूज़ हैं फर्दर एलसी खोलने के वो अभी तक वैसे के वैसे हैं। जो एलसीज़ खुली हुई थी उनकी पेमेंट्स होने शुरू हो गई है, उसकी वजह से सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हुई है। दूसरी तरफ जो हम बात करते हैं आपसे काइबोर की, जो इंटर बैंक में जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी भी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है और अभी भी जो 9 महीने का जो काइबोर है वो 19.12 और 19.20 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सबको ये एक्सपेक्टेशन है कि अभी इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा। दूसरी तरफ IMF ने ये कहा है कि भाई आप इंटरेस्ट रेट जो है वो 3 से 4% और बढ़ा दें। अब अगर 3 से 4% बढ़ाने का मतलब ये है कि हम इसको 20 से 21% पे ले जाएं। जब हमने जो पिछले वक्त में जो इंटरेस्ट रेट था, जिस वक्त हमारा बजट आया था, उसके मुताबिक जो है वो हमारा जो बजट में इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो तकरीबन 3,950 अरब थी। अब अगर हमने जब ये 16% किया था और उसके बाद जो हमारा आखिरी, जैसे हमने पहले प्रोग्राम में बताया था कि आखिरी जो सेमाई है यानी सितंबर से दिसंबर तक, उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी जो आई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो 1,600 अरब आई थी, जिसके मुताबिक हमने पूरे साल का जब तखमीना निकाला तो वो 3,950 अरब से बढ़ के 5,200 अरब तक चली गई। अब अगर हम फर्दर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो आप सोचें कि ये 6,000 अरब अगर पहुंच गई तो 7,400 तो टोटल हमारा कलेक्शन का टारगेट है, जो मुश्किल लग रहा है मीट करना। तो 6,000 अरब अगर हमने दे दिए इंटरेस्ट में तो बाकी पाकिस्तान चलाएंगे कहाँ से? तो इसके लिए हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया था, इंटरनेशनली ये बात है कि अगर इन्फ्लेशन जो है वो डिमांड पुल है, अगर लोगों की डिमांड ज़्यादा है उसकी वजह से अगर महंगाई होती है तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ाने से फ़ायदा होता है, इसलिए कि डिमांड उसमें सप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है और लोग सेविंग करके जो है उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। यानी जो लागत पैदावार है वो इंटरनेशनली बड़ी है, जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ आए, जैसे कोरोना के बाद सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी, जैसे कि ये सुपर साइकिल आया था कमोडिटी का, उसकी वजह से बढ़ी है। तो लिहाजा इसमें ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना लॉजिकल नहीं है। अब लेकिन IMF इस पर बजिद है कि आप रेट बढ़ाएं, तो यही तो वो जगह है जहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को बार्गेन करना चाहिए, बात करनी चाहिए, कन्विंस करना चाहिए। और पॉइंट्स पे हम जब बात कर रहे हैं, असल जो पॉइंट है वो ये है जिसमें हम सस्टेन नहीं कर सकते। जब 3,950 हमारा सूद का जब टारगेट था, उसमें हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था, जो हमें कर्जा लेकर अपना बजट पूरा करना था, वो 4,500 अरब था। उसमें भी हमें 1,611 अरब जो थे फॉरेन फाइनेंसिंग हमें अरेंज करनी थी। आप मुझे बताएं कि अगर 6,000 अरब तक हम जाते हैं या 550 अरब तक जाते हैं तो फिर फाइनेंसिंग फॉरेन भी लोकल भी कितनी बढ़ जाएगी? तो इस तरह तो मुल्क जो पहले ही इतने क्राइसिस में फर्दर क्राइसिस में चला जाएगा। तो ये यहाँ पर स्मार्ट प्ले करना था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो बहुत सारी चीज़ों में बात करती है, उसे यहाँ पर अड़ जाना चाहिए था कि भाई ठीक है, हम अमीरों से सब्सिडी वापस ले लेते हैं। जैसे कि अभी जो MD है IMF की, उसने जो बात की, आप यकीन करें हमारे तो सर शर्म से झुक गए हैं कि वो इस तरह बात कर रही थी कि जो बातें हमें करनी चाहिए थी वो हमें कह रही है कि भाई आप लोग अमीरों को सब्सिडी देते हैं और गरीबों से टैक्स कलेक्ट करते हैं। ये बताइए कि ये बात कितनी काबिल शर्म है कि हमें कोई सबक पढ़ाया जाए और ये ऐसा सबक है कि वो हमें करिए कि अपना आप टैक्स कलेक्ट करें, उन लोगों से टैक्स लें जिनकी आमदनी इतनी ज़्यादा है, जिनकी वेल्थ एक्यूमुलेट होती जा रही है, अमीर से अमीर तर हो रहे हैं, टैक्स नहीं देते, आप उनसे टैक्स लें। बजाय टैक्स लेने के आप उनको सब्सिडीज़ दे रहे हैं। वो कहते हैं हम आपको पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन वो पैसे का फ़ायदा गरीबों को पहुँचाएं। आपको सब्सिडी देनी है तो गरीबों को दें, ना कि आप अमीरों को और अमीर बना दें। तो ये बड़ी शर्म की बात है जब कोई हमें इस तरह का सबक पढ़ाए।
तो यहाँ पर बात यह है कि आप उनसे इस मौके पर ये बात कर सकते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट अगर हम बढ़ाते रहेंगे तो इसकी वजह से हमारा सारा बजट आउट हो जाएगा और इससे वो मकासद हासिल नहीं हो सकते जो हम चाहते हैं। हम जो मकासद हासिल करना चाहते हैं उसमें इकोनॉमी का पहिया जितना तेज़ घूमेगा उसी कदर जो है वो आमदनी जब बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ जाएगा, तो सूरत हाल इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि जब हमने कोरोना के दौरान इंटरेस्ट रेट को 6.5% तक नीचे ले गए थे, उसकी वजह से आपने देखा एकदम बूम आ गया था इकोनॉमी में और तमाम कॉरपोरेट जो प्रॉफिट्स थे वो यकीनन हिस्टोरिकल प्रॉफिट थे, इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स बने उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन जो हमारा उस साल का 5,800 अरब का टारगेट था, हमने 6,100 अरब टैक्स जमा किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं यकीनन उसकी जो बेस है वो भी बढ़ानी है। हमें एग्रीकल्चर में जो लोग बेहिसाब पैसा कमा रहे हैं उनसे भी टैक्स लेना है और जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे रिटेलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और टैक्स नेट में नहीं है, उन्हें टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है। अब सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे, इस तरह नहीं छोड़ना पड़ेगा कि POS लगाने का कहा गया और जिसने भी कहा चोर मचा दिया, हड़ताल कर दिया, आपने विड्रॉ हो गए और POS नहीं लगाया। दूसरी तरफ जब POS लगाने की बात आई तो दुकानदारों से हमने बात की, वो कहते हैं जनाब आप 5 लाख रुपए दे दें वो POS नहीं लगाएंगे। अब ये जो करप्शन है जिसकी वजह से हुकूमत की पूरी पॉलिसीज फेल हो जाती है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। इसलिए कि इतने बड़े बड़े रिटेलर्स हैं जो बेहिसाब पैसे कमाते हैं, यहाँ मार्केटें इतनी बड़ी हैं, इतना पैसा बनता है एग्रीकल्चर में, ट्रेडिंग में, हर तरफ पैसा बन रहा है और फिर रियल एस्टेट में तो कोई हिसाब ही किताब नहीं है। जिस तरह लोगों ने पैसा बनाया है और जो यहाँ पे ब्लैक मनी इसमें गई है, इन सब को डॉक्यूमेंट करना चाहिए और यहाँ से टैक्स कलेक्ट करना चाहिए और गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए। बहरहाल इसके साथ कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं कि भाई रशिया से हमारा मुआहदा हो गया है, वहाँ से जो है वो तेल और गैस हमें मिलेगी तो हो सकता है उसमें कुछ कमी आ जाए। लेकिन तेल गैस में एक और, जैसे हमने कहा था कि जो रिफाइनिंग पॉलिसी आई थी उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि जो भी रिफाइनरी अपनी एक्सपेंशन पर या अपग्रेडेशन पे पैसा खर्च करेगी उसको हम 10% डीम्ड ड्यूटी अलाउ करेंगे, यानी जो कस्टम ड्यूटी है इंपोर्टेड ऑयल पर 10% बढ़ा दी जाएगी, लेकिन जो यहाँ रिफाइनिंग करेगा, जो यहाँ पे ऑयल साफ़ करेगा, वो उतने पैसे अपनी प्राइस में बिल्ट इन करके उसका फ़ायदा उठा ले, इसलिए कि उसको हम कह रहे हैं कि अपग्रेड कर लो। तो उसकी वजह से 3 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल बढ़ सकता है। फिर दूसरी तरफ जो हम अभी बात कर रहे हैं कि हमारे रिज़र्व चूँकि वो 3 अरब से बढ़ नहीं पा रहे, उसकी वजह से अभी भी LCs खोलने में प्रॉब्लम हो रही है। जो LCs खुली हुई थी उनमें तो मार्केट से जो पैसा आया है ओपन मार्केट में या इंटर बैंक में जो भी लोगों की होल्डिंग थी वो ले आए, उससे LC रिलीज़ होनी शुरू हो गई, लेकिन फर्दर खोलने में मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से जो टायर कंपनीज़ हैं उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, वो बंद हो रही हैं। इसी तरह से गाड़ियों के कारखाने जो हैं वो बंद हो रहे हैं और साथ में टेक्सटाइल मिल्स भी बंद हो रही हैं। तो अब इसके लिए हमें फौरी तौर पे अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जल्दी करनी पड़ेगी। जितना आप देर करेंगे उतना लोगों में बेचैनी पैदा हो जाएगी, इसलिए कि जब इतनी इंडस्ट्री बंद होगी तो जाहिर है उसकी वजह से बेरोज़गारी फैलेगी और इतनी महंगाई में बेरोज़गारी फैलने का मतलब ये है कि गरीब और ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो बहुत ही स्मार्ट प्ले करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी वज़ारत ख़जाना जो है वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट, उतनी ज़्यादा मुस्तैद नज़र नहीं आ रही। तो ये सूरत हाल जो है ना, ये मुल्क के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है और ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकती। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जनाब आप अपने रिज़र्व्स को जो है वो फौरी तौर पे बढ़ाएं। तो रिज़र्व जब बढ़ेंगे जब फ्रेंडली कंट्रीज़ हमें सपोर्ट करेंगे, और वो कह रहे हैं कि आप IMF से फाइनल कर लें, तो जो कानून साजी करनी है इसमें वो करें। लेकिन हम ये कहेंगे आप एक मामले में सिर्फ डट जाएं, आप उनकी बातें मान लें कि ठीक है हम सब्सिडीज़ जो 600 अरब से ज़्यादा की हैं उन्हें हमें कम करना है, या जो डिफेंस का नॉन कम्बाट बजट है उसमें जो कट मारना है कर दें, उसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह से आप अगर उनसे सैलाब ज़दगान के लिए, आपने पहले भी कहा था, उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप सैलाब ज़दगान के लिए पैसे ले लें और उन पर ख़र्च कर दें। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि हमारा इमेज जो है दुनिया में ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से ज़रा कमज़ोर है। इसलिए कि जैसे अभी बात हुई कि जनाब एक आदमी ने जो है वो तुर्की के सफारत खाने में जाके और पैसे उसने दे दिए $3 करोड़, तो अब उस पर सारी दुनिया में, इवन इंडिया में भी मजाक उड़ाया जा रहा है कि इस आदमी ने अपनी हुकूमत पे भरोसा नहीं किया और जाके उसने डायरेक्ट एम्बेसी में पैसे जमा कराए। तो हमारा रिकॉर्ड चूँकि ख़राब हुआ है, हमें इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ी है और गरीबों पर फर्दर बोझ डालने का अब ये वक्त नहीं है। अब वक्त आ गया है कि आप अमीरों से टैक्स लें, जो भी शख्स जिसकी आमदनी काबिल टैक्स है, इसलिए कि हमारे कानून के मुताबिक
6 लाख रुपए तक किसी को कोई टैक्स नहीं देना। अगर कोई भी दुकानदार, कोई भी कारोबार 6 लाख रुपए सालाना कमाता है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। इवन अगर वो 12 लाख भी कमाता है तो 12 लाख कमाने पर सिर्फ 15,000 रुपये एक साल में टैक्स है, जो ना होने के बराबर है। इसको एजुकेट करने की भी ज़रूरत है, इसलिए कि हम जब लोगों से बात करते हैं तो वो डरते हैं, कहते हैं भाई FBR में एक दफ़ा नाम आ गया तो हमारी ज़िंदगी अजीरन कर देंगे। तो लोगों को इस चीज़ से बाहर निकालना चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि लोग खुशी से टैक्स दे दें। आप बताएं कि अगर कोई लाख रुपए महीना कमाता है, यानी पूरा कारोबार में जो प्रॉफिट लाख रुपए का होता है, पूरी सेल की बात नहीं हो रही, उसमें 12 लाख पर सिर्फ 15,000 टैक्स है। कितने लोग ऐसे होंगे जो खुशी खुशी टैक्स दे देंगे और टैक्स नेट में आ जाएंगे, फाइलर बन जाएंगे, उनको पेनल्टीज नहीं देनी पड़ेगी। तो यहाँ एजुकेशन की ज़रूरत है, लोगों को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, और इस तरह हम इकोनॉमी के पहिए को बेहतर चला सकते हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। उसी तरह से आपको पता है कि तकरीबन 18 जो है दवाई बनाने वाली कारखाने भी बंद हो गए हैं, और फिर उसकी वजह से जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है वो भी, मतलब मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ अवेलेबल है उसकी भी बेहिसाब कीमतें चार्ज की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी है। फिर एक और मसला ये है कि जैसे हमने एक ज़माने में काफ़ी पहले एक कानून पास किया था जिसके मुताबिक जो है कोई ब्रांडिंग नहीं होगी दवाइयों में, बल्कि उसके सॉल्ट के नाम से उसको बेचा जाएगा, उसके जेनरिक नाम से बेचा जाएगा। इस तरह से ये होता है कि लोगों को सस्ती दवाई मिलती है। अब होता ही है कि जब ब्रांडिंग हो जाती है तो वही दवाई एक कंपनी जो है वो 25 रुपये की बेच रही है और दूसरी कंपनी उसी के 200 रुपये चार्ज कर रही है। तो ये वाला जो इशू है इसको भी देखने की ज़रूरत है, इसलिए कि भाई जब सेम दवाई है, वही सॉल्ट है, वही जेनरिक केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ प्राइसिंग को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म बड़ा स्लो है, तो इसमें हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसलिए कि ये जो वक्त है जिस वक्त बहुत सख्त महंगाई है, और ख़ास तौर पे हेल्थ केयर में तो जाहिर है कि कोई आदमी बीमार होता है उसको दवाई तो ज़रूर चाहिए, लिहाजा दवाइयों की कीमतों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ से होता ये है कि जो इंटरनेशनल कंपनियाँ यहाँ काम कर रही हैं वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग करती हैं और अपनी कीमतों को बढ़ा चढ़ा के पेश करती हैं, और वो प्रॉफिट जो है वो डिफरेंट जो कागजी कंपनियां बनाई होती हैं वहाँ बुक होता है, और यहाँ पर जो है वो दिखाते हैं रॉ मटेरियल बहुत महंगा इंपोर्ट हो रहा है। तो ये सारे जितने भी चीज़ें होती हैं, ये जिस तरह ये माल प्रैक्टिसेस होती हैं, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तीसरी तरफ जो हमने पहले भी कहा था कि भाई जो हमारा जो इंडिजीनियस जो रॉ मटेरियल है वो हमें उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब हमें जो बिजली का मामला है उसमें हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा हम ये इंपोर्टेड फ्यूल पे ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते। अब हमारा इंपोर्ट का बिल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसे कर्टेल करने के लिए हमें सोलर पर जाना पड़ेगा, हमें इसके अलावा अपने डैम्स मुकम्मल करने पड़ेंगे, इसके अलावा जो हमारा विंड पावर है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जितना भी ज़्यादा मुमकिन हो सके थर कोल की प्रोडक्शन बढ़ा के और थर कोल को हर जगह में जहाँ जहाँ पर कोयले के प्लांट कोयले पर चल रहे हैं, चाहे वो सीमेंट के हैं चाहे पावर के हैं, वहाँ थर कोल पे शिफ्ट करना पड़ेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।